जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है वो है गैट जनरल के ऊपर। यानी कि इससे पहले हमने गैट सब्जेक्ट की बात की थी, तो आज है गैट जनरल, जो कि एमफिल या एमएस के एडमिशन के लिए पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में यूज़ होता है। और इसके साथ साथ मोस्टली जो स्कॉलरशिप्स हैं एचईसी की, चाहे वो इंडिजिनस स्कॉलरशिप है चाहे वो फॉरेन स्कॉलरशिप है, उसके लिए भी हमें जो है वो गैट की ज़रूरत होती है। ये थोड़ा सा हट के इसलिए है कि इसमें सब्जेक्ट की चीज़ें नहीं होती। तो इसमें सब्जेक्ट की चीज़ें अगर नहीं है तो क्या क्या है, तो इसकी सबसे पहले तो देखते हैं कि इसकी इंट्रोडक्शन में अगर हम आए तो हम एनटीएस के होम पेज के ऊपर हैं अभी। तो एनटीएस के होम के पेज के ऊपर आप जस्ट क्लिक करें गैट जनरल को। जैसे आप गैट जनरल को क्लिक करेंगे तो ये सबसे पहले आपके सामने ये पेज ओपन होगा। तो इस पर वेरी क्लियर लिखा हुआ है कि ये किसके एडमिशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है, एमफिल या एमएस के लिए। और फिर लिखा है इसकी जो है वैलिडिटी कितनी है, ये भी 2 साल के लिए वैलिड रहता है। यानी कि अगर आप आज करते हैं 2021 में इसको, तो ये 2023 तक आपके पास वैलिड है। उसके दरमियान कोई भी स्कॉलरशिप आती है, कोई भी एडमिशन आता है, उसके लिए आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, 16 ईयर ऑफ एजुकेशन, यानी कि आपका बीएस ऑनर या एमएससी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं जो सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं इसके बारे में, वो है पेपर डिस्ट्रीब्यूशन। इसका पेपर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, क्योंकि ये जाहिर बात है ये सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होता, तो फिर किससे रिलेटेड होता है। तो याद रखिएगा जो गैट जनरल है, इसका जो पेपर है वो 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। नंबर 1 वर्बल रीजनिंग, जिसको हम इंग्लिश कहते हैं, ये इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। देन क्वान्टिटेटिव रीजनिंग, जिसको हम कहते हैं मैथ। और फिर हमारे पास लास्ट वन क्या होता है, एनालिटिकल रीजनिंग, जिसमें हम डिफरेंट किस्म की जो है वो स्टोरीज क्रिएट करते हैं और उन स्टोरीज की बेस पे आपको जो है उस पे से आंसर ढूंढने होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये तीनों की जो है परसेंटेज दी हुई है आउट ऑफ 100, ठीक है। तो यहाँ पे गैट की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। पहले गैट का एक ही पेपर हुआ करता था, अब गैट जनरल की डिफरेंट फॉर्म, गैट ए है, गैट बी है, सी है और गैट डी है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन किस बेस पे है, ये सब्जेक्ट की बेस पे है। यानी कि स्टूडेंट्स की एजुकेशन को देखते हुए कि कौन से लोग जो है वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड थे, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या करनी चाहिए पेपर की, और कौन से बायो से रिलेटेड है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होनी चाहिए, और कौन से सोशल साइंस से रिलेटेड है उनके लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए। तो पहले डिस्ट्रीब्यूशन की सेम हुआ करती है, लेकिन अब देखें तो हर एक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या है, चेंज है। जैसे हम आज डिस्कस करते हैं गैट सी को, ठीक है, जो कि बायोलॉजिकल जितने भी सब्जेक्ट्स हैं या साइंसेज के सब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड है। तो इसमें देखिए उन्होंने वर्बल रीजनिंग जो है, ये इंग्लिश का जो इसमें पोर्शन है वो 45% है। यानी कि आउट ऑफ 100 45% जो क्वेश्चन हमारे पास होंगे, यानी कहने का मतलब 45 क्वेश्चन, ठीक है, वो किसके होंगे, यहाँ पे हमारे पास इंग्लिश के होंगे। और उसके बाद क्वान्टिटेटिव रीजनिंग, जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें है वो क्या है, 35 है। और एनालिटिकल रीजनिंग, क्योंकि एनालिटिकल रीजनिंग जो है बायो से इतना रेलिवेंट नहीं है, तो वो यहाँ पे क्या है 20% है। जबकि ऊपर वाले आप कैटेगरीज में देखें तो वहाँ पे इसकी तादाद जो है वो ज़्यादा है। ओवरऑल मैं आपको बता दूं कि इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास 2 घंटे हैं और इसके जो एमसीक्यूज टोटल होते हैं वो है 100। अब नेक्स्ट टाइम अगर मूव करें तो जो सबसे मेन पार्ट है आज की लेक्चर का वो यही है कि हम इसकी तैयारी कैसे करें। तो हमारे पास एक जो है वो टेम्पलेट जो है इसका पेपर अवेलेबल है। तो हम देखते हैं कि उस पेपर के अंदर जो है क्वेश्चन कैसे आते हैं और उनको अपने कैसे सॉल्व करना है, कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं पेपर की तरफ, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है स्टूडेंट्स को। फिर हम बाद में बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि इसको रजिस्टर कैसे करते हैं और इसका स्केड्यूल वगैरह क्या होता है, कौन से सिटीज़ हैं, वो हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। तो ये गैट जनरल सैम्पल टेम्पलेट आपके सामने है। तो इसमें देखिए इसने वेरी क्लियर करके लिखा हुआ है 3 पोर्शन, इसमें इंग्लिश, क्वांटिटेटिव और एनालिटिकल रीजनिंग। अब सारे तो लेकर हम यहाँ पे जो है कुछ क्वेश्चन जो हैं इनके हर एक पोर्शन से जितनी टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं पॉसिबल है, उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो हम सबसे पहले जो है किसको पकड़ते हैं, इंग्लिश को। तो यहाँ पे देखिए उसने जो है उसकी सारी डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है। इसमें वोकैबुलरी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। वोकैबुलरी में क्या होता है, सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, एनोलॉजीज हैं, सेंटेंस कंप्लीशन है। फिर वर्ड चॉइस होती है ग्रामर के हवाले से, फिर वर्ड चॉइस होती है वोकैबुलरी के हवाले से, फिर ग्रामर के हवाले से क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, फिर समरी कंप्लीशन है ये, और फिर उसके बाद जो है कंप्रीहेंशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन इसमें होते हैं, ठीक है। तो ये सारे पार्ट है, जब भी आप प्रिपेयर करें, इसके डोगर सन्स की बुक्स अवेलेबल है इसके लिए, ठीक है। तो आप इन पार्ट्स को जो है वो जरूर कवर करें। अदरवाइज अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है आप आसानी से इंग्लिश का पोर्शन कर सकते हैं। और मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बता दूं कि जब भी आपने ये पेपर अटेम्प्ट करना है गैट जनरल का, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इंग्लिश के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। क्योंकि वो इतने लेंथी नहीं होते, वो आसानी से जो है हर क्वेश्चन को 1 मिनट दिया जाए तो आसानी से हो सकता है, बल्कि 30 सेकंड में हो जाता है। इसके बाद आपने करना है मैथ, जैसे यहाँ पे आर्डर लिखा हुआ है क्वांटिटेटिव, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव है मैथ को करना है। मैथ के मोस्टली जो क्वेश्चन 1 से 2 मिनट्स में हो जाते हैं। जो एनालिटिकल रीजनिंग है मोस्ट स्टूडेंट उसको पकड़ लेते हैं, उसकी तरफ आपने नहीं जाना,
एनालिटिकल रीजनिंग आपने सबसे हद पे करना है, क्योंकि उसमें स्टोरी मेकिंग होता है, उसमें कई बार आपको सोचना पड़ता है, स्टोरी क्रिएट करनी पड़ती है, फिर दोबारा नई स्टोरी बनानी पड़ती है। तो हो सकता है कि आप एक ही क्वेश्चन के यानी कि एक नंबर के लिए आप वहाँ पे 10 से 15 मिनट लगा दें। तो इसलिए मैं आपको यही प्रेफर करूंगा कि इसको आपने एनालिटिकल अगर आपके पेपर में शुरू में भी आता है तो उसको आपने सबसे हद पे सॉल्व करना है। तो अब अगर हम इंग्लिश की, तो आपसे हमने डिस्कस कर दिया कि इंग्लिश की कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है। हम क्वांटिटेटिव की देखें उसमें कौन कौन से, मैथ में कौन से क्वेश्चन, वेरी बेसिक मैथ होता है मैट्रिक लेवल का, ठीक है, जिसमें जो है बेसिक अलजेब्रा है, फिर उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, फिर अथमेटिक या लॉजिक हैं, ये थोड़ी सी ज्योमेट्री के क्वेश्चन होते हैं। तो हम हर एक पार्ट से एक एक दो क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देन है हमारे पास एनालिटिकल रीजनिंग, उसकी क्या डिस्ट्रीब्यूशन है जी, कलेक्टिंग गिवन इन्फॉर्मेशन, कोई आपको स्टोरी दी होगी, आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, फिर आपने कंक्लूड करना है कि स्टोरी में क्या कहा गया है, क्या इन्फॉर्मेशन है, और फिर उस स्टोरी से आपने इन्फ्रेंस करना है कि आप इसके कंक्लूजन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये समझ लें कि एक स्टोरी जनरेटेड जो है आपके माइंड से रिलेटेड जो है ये सारी गेम होती है। तो इसको हम इसके भी 4 स्टोरीज को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो किस तरीके से जो है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं अपने पेपर में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से। तो इंग्लिश में देखिए सेक्शन ए हमने लिख दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन आ गया सिनोनिम का, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ रेस्टिव लिखा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ यहाँ पे लिखा है क्रेवन। तो अब इनमें से 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो हमने सिनोनिम यानी कि सेम मीनिंग निकालने हैं इसमें से। तो देखिए मैंने आपको कहा था कि हम आपको सॉल्व करके बताएंगे, तो यहाँ सॉल्व की जो है आपके पास जो है वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। रेस्टिव का मतलब होता है रेस्टलेस, तो उसका मतलब यानी मीनिंग सेम है, तो रेस्टलेस बी ऑप्शन यहाँ पे आएगा। और इसलिए जैसे क्रेवन जो है इसका मतलब होता है कॉवर्डली, तो उसमें जो हमारे पास ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए आएगा। तो सिनोनिम का मतलब है सेम मीनिंग वाले। एंटोनिम्स जिसमें डिफरेंट मीनिंग होते हैं हमारे पास, अगर हम यहाँ पे हम डिस्कस करें सबसे पहले एंटोनिम्स को, यानी कि जो मुतजाद चीज़ें होती हैं उनके मीनिंग्स यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं। जैसे परफिडिटी है जिसको हम कहते हैं डिसलॉयल्टी, तो इसका अपोजिट क्या होगा, लॉयल्टी, यानी कि डी ऑप्शन आएगा। इसी तरीके से एफिकेसी, इसका जो अपोजिट होगा वो क्या है हमारे पास इनएफिकेसी, सी ऑप्शन आएगा। तो जो इस तरह के क्वेश्चन होंगे जो हार्डली आपको 5 से 10 सेकंड लगेगा जिनको करने में, वो सबसे पहले आप अटेम्प्ट करें। इस तरीके से अगर हम जाएं तो एनालॉजीज के ऊपर, तो एनालॉजीज में हमारे पास क्या आता है कि हम सिमिलर वर्ड्स के पेयर्स होते हैं, जहाँ से आपने गेस करना होता है कि इस वर्ड में क्या दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे कारपेंटर है, सा है, यानी कारपेंटर के लिए सा उसका औजार है जिससे वो काम करता है। तो आपको नीचे से ऐसा कॉम्बिनेशन देखना होगा जो कि वहाँ पे हमारे पास उस तरीके से, जैसे रैपर है सीकल के साथ, यानी कि जो किसान है उसके लिए सीकल एक जो है इसका हथियार होता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आएगा। इस तरह हम नीचे अगर देखें तो 6 नंबर पे देखें क्वेश्चन जो है यहाँ पे वो क्या है, मेडिसिटी और हॉनेस्टी है। इससे रिलेटेड जो हमारे पास जो सबसे जो उसका रेलिवेंट आएगा वो हमारे पास कर्ज है या क्रेविनेस है। तो यहाँ से आप जो है एनालॉजिस को देखेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है जो है समरी कंप्लीशन। ये सबसे इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि इसमें आपने जो है वो वर्ब्स की फॉर्म लगानी होती है या प्रपोजिशन लगानी होती है। तो ये एक पूरा एक पैराग्राफ होता है, उसके अंदर जो है आपके पास 5 से 6 क्वेश्चंस होते हैं। तो वो नीचे उनके ऑप्शन दिए हुए हैं आपको कौन कौन सा लगाना है। जैसे व्हेन यू कैन मेयर, तो उसके बाद लिखा हुआ है नीचे ऑप्शन आ गया व्हेन, व्हाट, वेयर, होम। तो इसमें आपने जो इनमें से एक ऑप्शन लेना होगा। फिर इस तरीके से आगे प्रपोजिशन आ जाती है, इट, इन, नंबर 7, फिर 8, फिर 9। तो इनके नीचे जो है अगर हम आंसर्स की बात करें तो हमें जो है उनके आंसर्स से ये पता चलेगा ये स्टोरी कैसे कंप्लीट होती है। तो इसमें जो प्रपोजिशन है वो प्रॉपर नंबर भी हमें लगानी है। सबसे मजे का होता है, इसको आप सबसे पहले करें तो सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रामर से रिलेटेड है। तो ग्रामर से रिलेटेड जो है हमें वर्ब की जो फॉर्म है या सेंटेंसेज हैं उनसे रिलेटेड जो है हमारे पास जो है वो क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें देखें जैसे यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दी है, अनस, उमर एंड आई, और उसके बाद उसने जो आंसर दिया इसका है वाज गोइंग। तो आपने यहाँ से पिक करना है कि सेंटेंस कौन सा यहाँ पे जो है वो उसने दिया हुआ है। हैड है, हैज़ है, हैव है, या उसके अलावा वुड है, वुड हैड है। तो उसमें आपने ग्रामर के जो है वर्डिंग यहाँ पे हमारे पास आएंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास रीडिंग कम्प्रीहेंशन। कम्प्रीहेंशन से मुराद है कि आपको जो है वो जैसे हम प्रेस राइटिंग कहते हैं, एक पूरा पैराग्राफ दिया होगा, उसमें से आपको जो है नीचे क्वेश्चन दिए होंगे, तो आपने आंसर इससे ढूंढने हैं और उन आंसर्स के लिए डिफरेंट ऑप्शन होंगे, वो ऑप्शन आपने नीचे फिल करने होंगे। ठीक है, जैसे हम एफएससी लेवल पे जो है ये बड़ी आसानी से करते रहे हम इंग्लिश में ये कम्प्रीहेंशन का। तो ये कम्प्रीहेंशन रिलेटेड क्वेश्चन होता है, इसके भी अच्छे नंबर होते हैं। या अभी यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो है इससे रिलेटेड जो 4 से 5 क्वेश्चन हैं। मैंने लिंक भी दिया है इस पेपर का, आप इस पेपर को भी जो है डाउनलोड कर सकते हैं। फिर हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जाएँ तो हमारे पास है एनालिटिकल। एनालिटिकल में अगर जाएँ तो हमारे पास जो है मैंने आपको बताया था कि हमारे पास डिफरेंट रीजनिंग आती है। ठीक है, तो रीजनिंग में कहते हैं एक स्टोरी आपसे क्रिएट की जाती है। ठीक है, उस स्टोरी से फिर आपने नीचे क्वेश्चन दिए होते हैं, उस पर आपने उसको गेस करना होता है। जैसे लेकिन इसके जो है ये 5-5, 6 नंबर का ये सवाल होते हैं, जैसे 19 से 23 तक है। इसका मतलब है कि 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो उसकी स्टोरी क्या हम यहाँ से आपसे शेयर करते हैं। 7 पर्सन लिव इन द स्ट्रीट हैविंग हाउसेज इन लाइन कंसिडरिंग द फॉलोइंग। उसकी रिस्ट्रिक्शन दी जाती है, ए लिव इन कार्नर हाउस, सी इज बिटवीन ई एंड जी। तो नीचे से जहाँ पे सॉल्व किया गया वहाँ से मैं आपको बताता हूँ उसको हम किस तरीके से करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास जो आंसर की एक्सप्लेनेशन में हम आए तो हमारे पहले रिस्ट्रिक्शन क्या थी कि ए लिव इन कार्नर हाउस, तो ए या इस कार्नर पे होगा या उस कार्नर पे होगा। फिर लिखा सी इज बिटवीन ई एंड जी, तो हम सी को सेंटर में रखेंगे, ई और जी साइडों में रख देंगे। फिर लिखा हुआ है देयर इज वन हाउस बिटवीन डी एंड एफ, इसका मतलब डी और एफ के दरमियान एक हाउस होगा, उसकी हम स्पेस छोड़ देते हैं।
आपने ये सब ड्रा करने होते हैं अपने पास कॉपी के ऊपर, जो आपको वहाँ पे कॉपी दी जाए रफ वर्क के लिए, वहाँ पे आप करें इसको ड्रा। एफ इज़ नेबर ऑफ जी, एफ और जी साथ साथ होंगे, रिस्ट्रिक्शन है। देयर आर 2 हाउसेज बिटवीन ए एंड जी, इसका मतलब ए एंड जी के दरमियान 2 हाउसेज हैं। पहले आप इंडिविजुअल तमाम जो क्वेश्चन हैं उनको ड्रा करें स्टोरी में से। जब इंडिविजुअल ड्रा करेंगे तो फिर आप उनको जो है सुपर इम्पोज करें या उनको कंपाइल कर लें, तो आपकी इन्फॉर्मेशन इस तरीके से बनेगी। ये देखिए पूरे का पूरा वो ड्रा इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास। और एंड फाइनली ए ई सी जी एफ बी डी, जब आपके पास ये आखिरी वाली लाइन इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तो ऊपर जितने भी क्वेश्चन उनका आंसर देना जो आपके लिए आसान होगा। तो इसके बाद हमारे पास अगर हम बात करें, हमारे पास लास्ट जो पोर्शन है वो क्वांटिटेटिव का मैथ का है। तो मैथ जो है मैंने इसलिए आपको कहा सेकंड नंबर भी किया करें। इसमें सिंपल क्वेश्चन, सिंपल फार्मूला अलजेब्रा के होंगे, ज्योमेट्री के होंगे। जैसे यहाँ पे आपके सामने एक ये एग्जांपल दी है उसने, सॉल्व फॉर एक्स व्हेन एक्स बाई 2 + 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। तो इसमें जो है उसने नीचे डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो आपने जो है इनको जो है अलजेब्रा का क्वेश्चन इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले इसका सोल्यूशन अगर हम देखें तो ये लिखा हुआ है एक्स + 2 + 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। तो इसमें हमने क्या करना है, जो 3 है उसको हम उस साइड पे ले जाएंगे तो वो माइनस में चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखें तो हमारे पास जो है 2 को मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड से, तो ये 2 जो है पूरी फिगर के साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो उसकी जो है नंबर आ जाएगा यहाँ पे 2y 2x। और फिर उसके बाद जो है हमने 2x को उस साइड पर ले गए ताकि जो है हम उसमें से एक x जो है वो माइनस कर सकें, और बाकी जो हमारा वैल्यू -2y -6 वैसे रहेगी, और माइनस जो है माइनस आपस में कैंसिल हो गए, तो x इक्वल टू 2y + 6 हमारे पास जो है इसका आंसर होगा। तो जो ऑप्शन में हमारे पास ई आता है। तो ये सिंपल आंसर होते हैं 1 मिनट के, आप उसको जो है सबसे पहले मैथ में किया करें। फिर इसी के ज्योमेट्री के हैं, तो ये सिंपल जो फार्मूलाज हमारे मैट्रिक के हैं जो 8th क्लास तक हैं या मैट्रिक तक हैं वो सारे यहाँ पे डिस्कस किए। फिर इसकी ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में देखें तो ये ट्रायंगल दिखाई गई है, नीचे उसकी ऑप्शन दी है, यहाँ ट्रायंगल का फार्मूला लगाए यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव ट्रायंगल है, और फिर इसका आंसर जो हमारे पास आएगा वो है √32 आंसर इसका होगा। तो जी स्टूडेंट, इस तरीके से जो आप ये मेरे पास ये लिंक है इसके कंप्लीट पेपर्स का, और आप सारे पेपर लेने चाह रहे हैं जो प्रैक्टिकल इसके सॉल्व हैं 100% जो है, तो आप इस लिंक को यूज़ करके वहाँ से ले सकते हैं। जी स्टूडेंट, लास्ट पे अगर हम देखें तो इसका स्केड्यूल है। तो हर साल में जो है गैर जनरल के 6 टेस्ट होते हैं। इसका मतलब है हर दूसरे महीने इसका टेस्ट होता है, परेशानी के बाद या कभी भी इसको दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखें मैं पूरी लिस्ट उसकी दी हुई है इसकी, ठीक है। तो अभी तक जो 3 टेस्ट हो चुके हैं, मई 23 तक जो है 3 टेस्ट अभी रहते हैं। जुलाई 11 का रहता है, चौथे नंबर पे देखें 5वें नंबर पे लिखा है स्टेप नंबर 19 का है, और फिर हमारे पास जो है नवंबर 21 का है। तो इनके लिए आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और साथ इनकी सारी डिटेल दी है, कब ये अनाउंस होते हैं ऊपर ये लिखा हुआ है, और कब आपके पास रोल नंबर स्लिप आएगी, कब इसका रिजल्ट डिस्पैच होगा, सारी डेट्स यहाँ पे दी हुई हैं। तो यहाँ से आप इसकी जो है सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं। और इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास हाउ टू रजिस्टर, सिमिलरली इसमें रजिस्टर कोई नहीं, ऑनलाइन आपने जो है वो लिंक के ऊपर क्लिक करना है और वहाँ जाकर सारी इन्फॉर्मेशन आपने देनी है और फीस पे करनी है आपने, और गैर जनरल के ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना है। और इसमें फिर वही जो डिस्ट्रिक्ट जो है इसमें कौन कौन से होंगे, तो डिस्ट्रिक्ट इसमें जो है जितने भी हमारे जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं, 8 सिटी जो इसमें बड़े बड़े हैं, वो सारे के सारे इसके सेंटर बनते हैं, क्योंकि इसमें मोस्टली स्टूडेंट जो है वो अपने आप को रजिस्टर कराता है। और इसमें अगर मोर देन 200 स्टूडेंट रजिस्टर होता है किसी भी सिटी से, तो उनमें जो है ये टेस्ट कंडक्ट हो सकता है। जैसे यहाँ पे टॉप सिटीज़ के नाम 8 के यहाँ दिए हुए हैं, बाकी में भी हो सकता है ये। और आपको सबसे आखिर पे ये चीज़ बता दूँ, इसके जो पासिंग मार्क्स हैं फॉर योर एडमिशन वो है 50%, यानी कि 50 नंबर आप नोट ऑफ 100 लेने हैं तो आप जो ये टेस्ट क्लियर कर जाओगे। लेकिन फॉर स्कॉलरशिप, अगर आपने फॉरेन स्कॉलरशिप या इंडिजिनस के लिए अप्लाई करना है HEC में, तो फिर आपका मेरिट बनेगा, जिसका मार्क्स जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा जो है उसके चांसेस हैं उसके स्कॉलरशिप को लेने के। और हर सूबे का एक काट ऑफ पॉइंट बनता है। जैसे पंजाब का लास्ट टाइम 76 स्कोर था, तो अगर आपने 76 या इसके राउंड अबाउट नंबर लिए तो फिर आपका जो है वो स्कॉलरशिप में चीज़ आएगी, वो फॉरेन स्कॉलरशिप के लिए होगा। इंडिजिनस के लिए इसका 72 आया था, तो आपको 72 नंबर लेने पड़ेंगे। तो इसलिए कोशिश करें मैक्सिमम नंबर इसमें से अचीव करें। मैं उम्मीद करता हूँ आप जिस भी सब्जेक्ट के हैं, जहाँ भी बैठ के मुझे सुन रहे हैं, अगर आप इन तमाम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे तो आप आसानी से इस टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं। गुड लक फॉर योर फ्यूचर।